इज इट विजुअल? Yes, sir, it is visible. हाँ। तो सारे पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको ध्यान से दें। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, कम टाइम लूंगा, लेकिन आप फोकस रहें कि क्या एग्जैक्टली हमारे कंट्री में क्या क्या रिसर्च सपोर्ट सिस्टम है। तो सबसे पहले, मैं इन्फ्लिनेट से हूँ, और इन्फ्लिनेट इज ए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आपको पता होगा यूजीसी, जो कि सारे रिकग्निशन और वो करती है। हमारा उसमें सपोर्ट जो वर्क है वो है कि सारे यूनिवर्सिटीज को ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है। तो इन्फ्लुएट का एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, बट उसका वन ऑफ द मेजर वर्टिकल जो है, जो कि प्योरली फॉर द स्कॉलर्स है, वो है शोध चक्र। ठीक है। आप लोग ये सुने होंगे शोध गंगा, बहुत सारे लोग। सो तो दो चीज, देर आर थ्री रिसर्च सपोर्ट फ्रॉम इन्फ्लुएट: शोध गंगा, शोध चक्र, शोध शुद्धि। These three are interrelated with the scholars. Right. Apart from that, other also Sodh Gangotri, South Hindu like that. But Sodh Chakra जो है purely for the research scholar. रिसर्च स्कॉलर मतलब जो पीएचडी कर रहे हैं। शोध गंगा मतलब जिसका पीएचडी हो चुका है। पीएचडी हो चुका है मीन्स जब आपका पीएचडी कंप्लीट आप करेंगे, तो आपका आपका अपने थीसिस को अपलोड करना पड़ेगा एक रिपोजिटरी में, जो कि मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर इसका रेगुलेशन है। तो आपको करना ही होगा, राइट। तो सोच चक्र, जो पेंडेमिक हुआ था, तो हमसे पूछा गया कि आप बताएं कि कितने लोग ऐसे लोग हैं जो कालिदास पे रिसर्च कर रहे हैं हमारे कंट्री। तो उस टाइम हमारे पास ये डाटा नहीं था, कितने लोग कालिदास पे कर रहे हैं। कितने लोग कर चुके हैं वो डाटा है, बट कितने लोग कर रहे हैं ये हमारे पास डाटा नहीं था। तो उस दिन से ये हमारा कंसेप्चुलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि हमारे कंट्री में एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसमें कि सारे रिसर्च स्कॉलर ऑन बोर्ड हो। और उसी ऑन बोर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है सोच चक्र, जो कि यूजीसी भी एज पर देयर गाइडलाइंस हर एक यूनिवर्सिटी को इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका जो मेजर की पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि एनईपी में बोला गया है कि आप सारे रिसर्च डिपार्टमेंट को इस तरह के एक्टिविटी है या कराना है, या जो भी। तो दैट इज अ रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटी यू हैव टू फॉलो। फिर हमने इसीलिए इसका एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि स्कॉलर्स आ जाएं, उनके गाइड आ जाएं, और यूनिवर्सिटी। इसमें किसी भी तरह का आपका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप अपने मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप सभी से कर सकते हैं। सेकंड, ये सारे सर्विस क्यों आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने इसको क्लाउड पे रखा है, क्लाउड बेस्ड है। देन आप जो भी इसमें डाटा डालेंगे वो ओनली इन बिटवीन यू एंड योर गाइड, केवल गाइड ही आपके डाटा को देख सकते हैं। इसमें तीन मॉड्यूल अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है। एक, आप रिसोर्स ले सकते हैं। सेकंड, गाइड से इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन आरडीसी या जो आरएससी होता है वो आप यहाँ से हो सकता है, और एक थीसिस सबमिशन भी आप कर सकते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी के परव्यू में है कि वो किस लेवल तक यूज करना चाहता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी केवल रिसोर्स और गाइड इंटरेक्शन यूज कर रहे हैं, बहुत सारे गाइड प्लस आरडीसी यूज कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी सभी तीनों यूज कर रहे हैं। तो ये कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस लेवल तक इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो आज के डेट में मोर देन 350 यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड हो चुके हैं, राइट। अब देखना है हमें कि रिसर्चर पॉइंट, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो इसमें तीन स्टेक होल्डर्स हैं: रिसर्चर्स मीन्स आप सभी, देन सुपरवाइजर एंड यूनिवर्सिटी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बीइंग ए रिसर्चर हमें क्या मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे भी आप लोग सभी का कोर्स वर्क चल रहा है, राइट। तो कोर्स वर्क मीन्स व्हाट? कोर्स वर्क मीन्स हाउ टू डू पीएचडी।
बेसिकली यही पर्पस होता है कि आपका पीएचडी का जर्नी कैसा होगा, और उस पीएचडी के जर्नी में आपको क्या क्या टूल्स, टेक्नोलॉजी या कंसेप्ट, क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, उस उस च- उस सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शोध चक्र पे सबसे पहले दिया है हाउ टू डू पीएचडी नॉलेज रिसोर्स। यहाँ आपको 20 आवर का कोर्स मिलेगा, जो कि ये बताएगा कि आपको पीएचडी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, रिसर्च एथिक्स रिलेटेड हमारे पास 24 मॉड्यूल्स। इट मीन्स 24 टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट और 24 वीडियोज अवेलेबल हैं रिसर्च एथिक्स। लिटरेचर रिव्यू पे 4 मॉड्यूल्स हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट पे 17, एकेडमिक राइटिंग पे 5 मॉड्यूल हैं, और प्लेगरिज्म पे 15 मॉड्यूल है। इट मीन्स ये कंप्लीट आपका पैकेज है, जो कि 20 आवर का कोर्स देता है। तो जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। तो ये सबसे पहला हमारा रिसर्चर का बेनिफिट है। सेकंड क्या है कि जैसे ही आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होता है, आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होगा रिव्यू लिटरेचर करना, राइट। तो रिव्यू लिटरेचर के लिए हमने क्या किया है, इसको हमने शोध गंगा से इंटीग्रेट किया है। इसका मतलब अभी हमारे पास करंट में 6.35 लाख थीसिस है। तो आप 6.35 लाख थीसिस डायरेक्टली आपके शोध चक्र में इनकॉर्पोरेट। इट मीन्स अगर आपने अपना, फॉर एग्जाम्पल, ये पहले का स्लाइड है, देखिए ये बच्चे ने अपना इकोनॉमिक्स का प्रोफाइल बनाया। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया में जितने इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट के थीसिस हैं, आपके लोकल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, सारे थीसिस इकोनॉमिक्स के आ गए, और ये कम्प्लीटली आपको फुल टेक्स्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल एब्स्ट्रैक्ट है, और वो सारा फुल टेक्स्ट में मिलेगा। और तो और आप इसमें एक हमने ऑप्शन दिया है ऐड विथ एनोटेशन, और एक है ऐड टू फेवरेट। ऐड टू फेवरेट करने से वो थीसिस परमानेंट आपके माय फेवरेट में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए चला गया है माय फेवरेट के अंदर। और ऐड विथ एनोटेशन मतलब आप इस थीसिस में आप अपना रिमार्क्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस थीसिस इज यूजफुल फॉर माई चैप्टर नंबर 5। तो जो भी आपको मन करे आप वो वहां पे रिमार्क्स लिख के इसको अपने रिसोर्स में डाल सकते हैं। इसका मतलब आपने जिस किसी का प्रोफाइल बनाया है, चाहे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, उसके सारे थीसिस इंडिया के जितने भी थीसिस हैं डिपार्टमेंट बेस्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, वो आपका इसमें इंटीग्रेट हो गया है। अब आपको केवल डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के ही सारे थीसिस दिखेंगे। कुछ केस में आपको ये, इसमें आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे तो ये सर्च आपको 6.5 लाख थीसिस में से सर्च करके बताएगा, फुल टेक्स्ट थीसिस। तो इस तरह से पर्पस ये हमारा क्या है कि स्कॉलर्स को रिव्यू लिटरेचर में हेल्प मिले। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपको 20 आवर ऑफ कोर्स मिल रहा है, तो मोर और लेस ये कोर्स वर्क ही है, बट डिजिटल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ हम लोग कोई सर्टिफिकेट या वो कंडक्ट नहीं कराते, जो कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी करा रही। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से हम लोग ई कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं नॉलेज रिसोर्स पे। और सेकंड वर्टिकल हमारा है रिव्यू लिटरेचर, राइट। जब आपने रिव्यू लिटरेचर कर लिया तो फिर आपका क्या मोटो रहेगा। पब्लिकेशन। अब ये पब्लिकेशन क्या है कि अभी अभी भी
आई डोंट नो सर, आपके यहाँ है अभी भी कि आपको दो पेपर पब्लिश करना है प्रोसीडिंग में, दो जर्नल आर्टिकल्स में? नहीं सर, अभी सर करंटली सर अभी तो वो सेम जो प्रोसीडिंग्स है वो सर नहीं है। अच्छा। तो अभी भी जैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में क्या है कि आपको पेपर पब्लिशिंग द पीएचडी, चाहे जर्नल्स में या कॉन्फ्रेंस पेपर, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली बताता है कि आप किस जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ देखा कि इस स्कॉलर ने इकोनॉमिक्स का अपना प्रोफाइल बनाया, तो जैसे ही इकोनॉमिक्स का प्रोफाइल आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस इकोनॉमिक्स में कौन सा है, कौन कौन से जर्नल्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स से हैं, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। प्लस आप अपना जो भी आपका पब्लिकेशन है अभी तक का, वो पब्लिकेशन से ऐड कर सकते हैं, राइट। सो ये आपको हेल्प करेगा आपके पेपर प्रेजेंट राइटिंग। देन हमारा है रेफरेंस मैनेजमेंट। रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपके कोर्स वर्क में पक्का से वो बता रहे होंगे, अलग अलग टूल्स। तो उसमें से दो सबसे पॉपुलर जो टूल्स है वो है मेंडली एंड जोटेरो। तो जो भी आप पेपर साइट करेंगे या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में नॉर्म्स है साइटेशन का, बिब्लियोग्राफिक डिटेल का, तो अब इसलिए आप उसके लिए मेंडली या जोटेरो यूज करेंगे। तो हमारा ये सिस्टम मेंडली और जोटेरो से इंटीग्रेटेड है। इट मीन्स जो भी आप जोटेरो में करेंगे वो ऑटोमेटिकली सोच चक्र में आ जाएगा, और जो भी आप सोच चक्र में ऐड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जोटेरो में चला जाएगा। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे आपको बेनिफिट क्या है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का, और सीधे ये डाउनलोड करके पीडीएफ आप अपना पीएचडी डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब जब आपने यहाँ ऐड टू रिसोर्स किया था तो ऑटोमेटिक इट मींस ये ऑलरेडी रेफरेंस किया जा चुका है आपके जुटेरो में। और जब आप सिर्फ डाउनलोड करेंगे तो ये थेसिस का सारा डिटेल आ जाएगा, बिब्लियोग्राफिक डिटेल सारे इसमें, राइट। तो दैट इज रेफरेंस मैनेजर। फिर हमने क्या किया है कि इसको इंटरेक्शन विथ गाइड। अब आप गाइड से वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हैं, या सपोज एक गाइड के पास चार स्कॉलर है, तो टोटल टीम कितना हो गया, पांच का। चार स्कॉलर प्लस वन गाइड, तो पांच लोग भी आपस में डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन फोरम में सभी पांच लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। और आप चाहते हैं वन टू वन इंटरेक्ट करना, तो यू कैन इंटरेक्ट वन टू वन ऑल्सो। मीन्स 20 जनवरी, इट मीन्स रिसर्चर को 20 जनवरी के पहले अपना डाटा दे देना है कि वो क्या वर्क प्रोग्रेस किया, और इसके बाद वो सेव एंड सेंड मेल। तो जैसे ही गाइड ये सेव एंड सेंड मेल करता है तो मेल चला जाएगा स्कॉलर को, और उसको पता चल जाएगा कि 25 को मेरा आरडीसी होने वाला है और 20 तक मेरे को समरी या जिस्ट अपलोड करना है, करेक्ट। तो 20 जनवरी तक रिसर्चर के लॉगिन में ऑप्शन रहेगा कि आप अपलोड करो अपना अभी तक का वर्क प्रोग्रेस। जब आपका आरएसी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आपके गाइड या यूनिवर्सिटी यूजर यहाँ लिखेंगे कमेंट फॉर रिसर्चर, कि उस मिनट्स का जिस्ट क्या था, आपको क्या करना है। और अगर वो चाहे कि अपलोड शेयर करना चाहे मिनट्स, तो यहाँ वो शेयर कर सकते हैं, और अपलोड करेंगे तो आपके सारे मिनट्स सेव होते रहेंगे। तो इस तरह से आप आरएसी कंडक्ट करा सकते हैं, इसका लॉग आपको मिलते रहेगा कि मेरा कौन सा आरएसी कब हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था, नेक्स्ट कब पेंडिंग है, किस में क्या फीडबैक रहा। तो कंप्लीट लॉग्स यहाँ मेंटेन हो जाएगा। जैसे गुजरात विद्यापीठ मैंने बोला, अब वो आरएससी पूरे साल में दो बार कराते हैं, दिसंबर में और जुलाई में। तो अब यहाँ देखिए, ये जब आप बीइंग ए रिसर्चर लॉग इन करेंगे तो आपको इसी तरह से आएगा।
इतने तारीख को आया है और यहाँ ऐड सबमिशन करेंगे, तो आपको वर्क प्रोग्रेस पीडीएफ में अपलोड करके यहाँ डालना। सो दैट इज द आरएस। नेक्स्ट, ये हो गया स्कॉलर का। तो आप लोगों को कुछ डाउट है तो पहले आप यहाँ पूछिए, या फिर एक सेकेंड में और दिखाऊं तो दैट। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को कुछ डाउट हो तो। जस्ट मिनट, आई एम लुकिंग फॉर वन मोर ऑप्शन। Sir, you are not audible. Audible. ओह सॉरी, इट वाज म्यूटेड। अभी ये आ रहा है, विजुअल है। Yes, sir. हाँ। सो नाउ लेट्स सी कि
मैं एज ए रिसर्चर इस पे ऑनबोर्ड कैसे हो सकता हूँ, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपके ऑनबोर्ड होने से पहले आपकी यूनिवर्सिटी का ऑनबोर्ड होना जरूरी है। सर आपने एमओयू साइन किया है क्या, कच्छ यूनिवर्सिटी? सर इनफिल ब्लेड के साथ, राइट? हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो पहला सबसे पहला प्रोसीजर है कि एमओयू साइन करना। तो जैसे आपके उन्होंने सर ने बताया कि एमओडी एमओयू हो चुका है। जैसे ही एमओयू साइन होता है तो उसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है ऑन बोर्डिंग कराना। ऑन बोर्डिंग टू होम? तो ऑन बोर्डिंग टू स्कॉलर, ऑन बोर्डिंग टू गाइड। थोड़ा देर में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ तीनों स्टेक होल्डर हैं, रिसर्चर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, गाइड भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, रिसर्च स्कॉलर कैसे आ सकते हैं? तो देयर आर 4 वे फॉर द लॉग इन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। सबसे पहला है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाइए और अपने आप को सेल्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए। सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक मिल जाएगा आपके गाइड को और आपके यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर को या आपके डिपार्टमेंट हेड को। ये तीन में जो भी एक अगर अप्रूवल करते हैं तो आपका सारा एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा गाइड, यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर और डिपार्टमेंट, ये तीनों भी डायरेक्ट रिसर्च स्कॉलर को ऐड कर सकते हैं। और अगर ये तीनों ऐड करते हैं तो स्कॉलर को डायरेक्टली यूजर यूजर आईडी एंड पासवर्ड चला जाएगा और वो एक्सेस कर सकते। इट मींस रिसर्च स्कॉलर 4 तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन, और 3 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। पहला, यूनिवर्सिटी का शोध चक्र नोडल ऑफिसर कर सकता है आपको इनरोल, या तो आपको गाइड कर सकता है, या फिर डिपार्टमेंट के जो यूजर है वो भी आपको इनरोल करा सकता है। तो इस तरह से रिसर्चर इस पे लॉग इन हो जाएगा। जब वो लॉग इन करेंगे तो उनको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। ये डैशबोर्ड है। आप यहाँ से फर्स्ट स्टेज में यहाँ लॉग इन किए। लॉग इन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड दिखेगा। और ये देखिए डैशबोर्ड में यहाँ दिखा रहा है योर प्रोफाइल इज वेरीफाइड और नॉट। अगर अभी आपने सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया है, प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है, तो यहाँ बताएगा नॉट येट वेरीफाइड। तो जहां कहीं भी आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको एनेबल नहीं होगा एक्सेस। जब आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा तो यू कैन एनेबल। शोध चक्र नाम इसलिए कि शोध हमारा रिसर्च, और चक्र मीन्स इसी चक्र के अंदर सारे ऑप्शंस हम लोग दिए हुए हैं, सारे मेन्यूज, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स अ शोध चक्र। अब सबसे पहले बीइंग ए स्कॉलर क्या है, आप यहाँ देखेंगे अलग अलग बॉक्सेस है। प्रोफाइल का है, रिव्यू लिटरेचर का है, नॉलेज रिसोर्स का है, एग्रीगेशन, पब्लिकेशन, फेवरेट, माई लाइब्रेरी एंड ऑल। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोफाइल क्रिएट करना। और ये प्रोफाइल बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसी बेसिस पे इंटायर प्लेटफॉर्म हमारा वर्क करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपने प्रोफाइल बनाया था इकोनॉमिक्स का, तो ये आपको इकोनॉमिक्स का थीसिस दिखाया, इकोनॉमिक्स का जर्नल दिखाया। तो उसी से रिलेटेड ये सारा कुछ देगा, इसलिए बहुत जरूरी है प्रोफाइल क्रिएट करना। आपने तो बेसिक प्रोफाइल, टॉपिक, टाइटल, सिनॉप्सिस, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, ये सारे आपको डिपार्टमेंट ऐड करें, राइट। आपके और आपके गाइड के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारे लिए मैंडेटरी है वो है कीवर्ड्स एंड मेटा डाटा। तो यहाँ आपका जो भी रिसर्च एरिया है यहाँ सेलेक्ट करें कौन से कैटेगरी में आपका ये रिसर्च एरिया आता है और जो कीवर्ड में। और यहाँ जो सब्जेक्ट एरिया का कीवर्ड देंगे उससे आपको फुल टेक्स्ट थीसिस मिलेगा, करेक्ट। रिमेनिंग आपको लेट से सिनॉप्सिस अभी आपका नहीं है, ये आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते कि आपको लगता है कि यार कहीं ये डिस्क्लोज तो नहीं हो जाएगा, ये किसी तरह का आपको 1% भी डाउट है, तो आप सिंपली एक पीडीएफ अपलोड कर दे कि आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय सिनॉप्सिस, आवर सिस्टम विल एक्सेप्ट। क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप रिसर्च, आपका टॉपिक क्या है, नहीं है। हमारा केवल पर्पस है कि आप किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास रिसर्च का ट्रेंड हो। प्लस फॉर एग्जांपल अभी आपने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर साइंस,
कल के डेट में मिनिस्ट्री बोलता है कि कंप्यूटर साइंस में कितने प्रोफेसर स्कॉलर काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से डेटा ले सकते हैं कि इतने सारे प्रोफेसर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस उसमें काम कर रहे हैं। राइट। सेकेंड, जो भी आप यहाँ सब्जेक्ट एरिया डालेंगे उसी बेसिस पे हमारा सिस्टम IRNA से इंटीग्रेटेड है और वो बताएगा कि कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं। राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्कॉलरशिप, फेलोशिप, कोर्स वर्क, सिनॉप्सिस, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट कल की डेट में कोई भी RTI आया है या कोई रिपोर्ट जनरेट करना है यूनिवर्सिटी को कि अभी कितने लोग हैं जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं। हेलो। No, sir. सो ये सारा आपको रिपोर्ट देना जरूरी है। राइट। सो दैट अलग अलग आपकी यूनिवर्सिटी आपके गाइड रिपोर्ट जनरेट कर सके। देन जैसा कि हमने आपको बताया इसके बाद कि कोर्स वर्क के लिए नॉलेज रिसोर्स देते हैं जिसमें कि टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन है ऑन दिस 5 टॉपिक: रिसर्च एथिक्स, लिटरेचर रिव्यू, एकेडमिक राइटिंग, रेफरेंस मैनेजमेंट एंड प्लेगरिज्म। दिस हैव ऑलरेडी शोन यू कि शोध गंगा पे आप डालें और यहाँ आ जाएगा। ये आपके चैप्टर राइटिंग्स के लिए हेल्पफुल है, पब्लिकेशन के लिए, जोटेरो मेनली, और ये है फाइनली आपका माई ड्राइव। माई ड्राइव मीन्स आपको जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो सारा कुछ आपके माई ड्राइव के अंदर हो। एक अभी तक हम लोग इसको 10 GB का डाटा दिए हैं सो दैट आप कुछ भी यहाँ अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, चाहे वो एंटी प्लेगिज्म रिपोर्ट हो या आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप हो, आप इस ड्राइव में सेव कर सकते हैं। फेवरेट रिसोर्स में जो जो आप एक्सेस करेंगे प्लेटफॉर्म पे वो सारा कुछ यहाँ फेवरेट रिसोर्स के अंदर है। गाइड इंटरेक्शन मैंने बताया है कि आप 1-to-1 गाइड से इंटरेक्ट कर सकते हैं और RSA भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। थर्ड एंड द फाइनल मॉड्यूल फॉर अ स्कॉलर इज यू कैन सबमिट द थीसिस। तो यहाँ पे आप जब सबमिट थीसिस सबमिट करेंगे और अगर आपके यहाँ से PhD सेक्शन इनरोल करता है तो ऑटोमेटिकली शोध गंगा प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा होगा लाइफ साइकिल ऑफ एक वन स्कॉलर। करेक्ट। तो बेसिकली आप इनरोल करें, आपका प्रोफाइल वेरीफाई होगा, फिर फुल फ्लेज में आप एक्सेस कर सकते हैं, गाइड से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द मैंडेटरी। इंस्टेड ऑफ दैट बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड कि आपको ये Day 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। देन इफ योर यूनिवर्सिटी टेकन कि ओके वी विल कंडक्ट RSE फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, तो मॉड्यूल 1 प्लस दिस मॉड्यूल 2 इस यूनिवर्सिटी से कि थीसिस PC में सबमिट करेंगे तो दिस मॉड्यूल 3। सो ये कंप्लीटली यूनिवर्सिटी पे है कि एट व्हाट लेवल दे वांट टू कंडक्ट दिस वन। राइट। सेकेंड है हमारा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन को हम लोग डायरेक्ट ID पासवर्ड देते हैं MOU साइन होने के बाद। यहाँ आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी क्या क्या कर सकता है, सारे रिसर्चर को ऐड कर सकता है, उसको अप्रूव कर सकता है, उसके जितने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू PhD मीन्स इम्पोर्टेंट इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं, कब से मिल रहा है, कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, वो सारा मैनेजमेंट वो यहाँ से कर सकता है रिसर्चर फील्ड से। सेकेंड फील्ड उसका है गाइड। तो यहाँ ये गाइड से सिमिलरली गाइड को इनरोल कर सकता है क्योंकि गाइड का सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं। थर्ड है थीसिस सबमिशन। वो जो भी थीसिस सबमिट है यहाँ देख सकता है। जो लोग हमारे MOU करते हैं उनको हम लोग एक दिन का ट्रेनिंग देते हैं, तो यहाँ से वो ट्रेनिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं MOU। राइट। और ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट यूजर बना सकते हैं क्योंकि एक नोडल ऑफिसर के लिए ये
पॉसिबल नहीं है कि हर एक का डाटा उसके पास हो। जनरली डिपार्टमेंट के पास भी डाटा होते हैं, तो यहाँ से वो डिपार्टमेंट यूजर बना सकता है, जो कि यूज करके वो अपने अपने स्कॉलर का केयर टेक करेगा। राइट। एक सेकेंड में। हेलो। हाँ। राइट। सो ये यूनिवर्सिटी प्रोफाइल ऐड यूजर क्रिएट करना, मीन्स रिसर्चर करना, डिपार्टमेंट के यूजर क्रिएट करना, गाइड का डिटेल, इवन अगर बल्क में आप चाहें तो वो भी प्रोविजन है। एक्सेल में सारे स्कॉलर का नाम ले कर लें और डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें। सो अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन आता है तो यहाँ आता है उसका प्रोफाइल पेंडिंग है कि नहीं। तो ये देखिए, ये पेंडिंग है, कितने स्कॉलर ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया है, बट उनको इनेबल करना है। गाइड का रजिस्ट्रेशन, ये 3 डेट आप दे सकते हैं, किसी किसी 3 डेट में, एक डेट में अनाउंस कराना हो। और जो भी एमओयू साइन होता है उसका डिजिटल कॉपी ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है, सो दैट नोडल ऑफिसर कहीं भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो थर्ड स्टेक होल्डर हमारा है गाइड का। राइट। सो गाइड के स्टेक होल्डर में क्या है, बेसिकली गाइड का रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ही करती है, क्योंकि गाइड हमारा लिमिटेड होता है। जब गाइड इनरोल होता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, गाइड भी अपने यहाँ से लॉग इन करेगा, तो उसको ये डैशबोर्ड दिखता है। अब ये डैशबोर्ड बेसिकली ये आपका डिटेल है। ये जो वन कॉलम आप देख रहे हैं, वन रेक्टेंगुलर, दिस इज फॉर वन गाइड, वन स्कॉलर। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि इस गाइड के पास इतने स्कॉलर्स, हर स्कॉलर के पास आप देख रहे हैं कि ये वन टू वन इंटरेक्शन और डिस्कशन फोरम का आइकॉन, जिससे कि उसके पास अलर्ट आएगा कि कोई बच्चा आपसे डिस्कस करना चाहता है या कोई एक डिस्कशन फोरम ओपन हो चुका है। हर एक के अगेंस्ट में ही कैन सी योर प्रोफाइल, यू कैन सेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डजंट मीन्स कि आपके थीसिस का ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव है कि आप उस छोटे छोटे माइलस्टोन में कैसे एक्चुअल में कन्वर्ट करें। तो बेसिकली ये टू डू लिस्ट है कि आप करना क्या क्या है। तो ये टू डू लिस्ट में आप बता दें कि हमें ये ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। जब आप पास आउट हो जाएंगे तो यहाँ स्कॉलर इनएक्टिव कर सकते हैं। थेसिस प्रोग्रेस मतलब आरएसी देख सकता है कि इसका पेंडिंग कब है, लास्ट टाइम कब किए थे, इसका क्या प्रोग्रेस था, सारे लॉग उसको दिख जाएंगे। देन फाइनली हो, और जब भी जैसे कि मैंने बताया कि जब आप इनरोल करेंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन, तो गाइड के पास भी ऑप्शन होता है वेरीफाई करने, तो यहाँ से वो वेरीफाई आपको कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइड के डैशबोर्ड में ये सारा कुछ दिखता है। गाइड अपना विद्वान आईडी या ऑर्किड आईडी डालने से उसके सारे प्रोफाइल आपको दिखना स्टार्ट हो गए। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टार्ट डिस्कशन कैसे चलता है, वन टू वन एंड among all the scholars, right? So objective, active, inactive, RAC, thesis समझ। तो इस तरह से हमारा ये सोच चक्र वर्क करता है। अभी हम लोग सोच चक्र 2.0 पे वर्क कर रहे हैं। और 2.0 बेसिकली क्या कहता है, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ज्यादा हमारा चैलेंज क्या है कि रिव्यूअर के पास जाकर आने में बहुत टाइम लगता है। पहले तो रिव्यूअर से एक्सेप्टेंस लेना, अगर वो नो कर दे तो फिर दूसरे रिव्यूअर को पकड़ो, फिर वहां से उसको फॉलो अप करो कि आप भिजवा दीजिए ये हो, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं सोच चक्रा 2.0। जनवरी से हमारा ये टेस्टिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल तक हम लोग इसको सारे यूनिवर्सिटी के लिए इनेबल कर दें। इसमें क्या है, जैसे ही आपका थीसिस आप अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं, तो डिपार्टमेंट पीएचडी सेक्शन को देता है, और फिर पीएचडी सेक्शन भी कम्युनिकेट करता है कि आप रिसर्च रिव्यूअर का नाम ऐड करें। जब पीएचडी सेक्शन के पास रिव्यूअर का नाम आ जाता है, तब वो फॉरवर्ड करता है वीसी ऑफिस को, और फिर वीसी ऑफिस से अप्रूवल होके वापस पीएचडी सेक्शन को आता है। जब ये वापस आता है तो पीएचडी सेक्शन कम्युनिकेट करता है रिव्यूअर को फॉर एक्सेप्टेंस।
रिव्यूअर अगर बोलता है यस तो उसको ओटीपी आएगा और उसको फिर से थेसिस ओपन हो जाएगा। अगर रिव्यूअर कहता है नो तो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद नेक्स्ट रिव्यूअर को चांस मिलेगा कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो टाइम होता है होगा वो काफी कम हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप भी कम रहेंगे, और वन टू वन इंटरेक्शन और करंट स्टेटस भी हमें पता चले, राइट। तो इस तरह से हमने सोच चक्रा का प्लेटफॉर्म रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। अब आप लोग को जो जो डाउट है वो पूछे, बिल्कुल हेजिटेट ना करें। वन बाय वन प्लीज अनम्यूट करें और पूछें, देन विल आई विल एक्सप्लेन अदर थिंग। कोई डाउट? No, sir, continue. ओके, तो नेक्स्ट वन। हेलो, सॉरी। हाँ हाँ, तो सेकंड हाफ में बोलता हूँ 2 3 मिनट। हाँ, हेलो, ठीक। सो सेकंड है, जब आप पीएचडी करके ड्यूरेशन में भी आपको, जैसे हमने रिव्यू लिटरेचर के लिए बताया, शोध गंगा। तो शोध गंगा बेसिकली क्या है कि आपको थीसिस प्लेटफॉर्म कंप्लीट, जब आपका थीसिस कंप्लीट होगा तो यहाँ आपको थीसिस सबमिट करना जरूरी होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सो ऑल यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी आपका? कच्छ ना? हाँ जी सर। क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा, कच्छ यूनिवर्सिटी। क्रांति गुरु श्यामा जी कृष्णा वर्मा, कच्छ, करेक्ट? हाँ जी सर। यही है ना? अब यहाँ देखिए आपको, ये अभी यहाँ से 125 थेसिस सबमिट है। तो आप जिस जिस डिपार्टमेंट के हैं वहाँ ही ब्राउज कर सकते हैं, ईयर वाइज ब्राउज कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज ब्राउज कर सकते हैं। ये देखिए इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। जिस डिपार्टमेंट, लेट्स से कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस रखना है, तो यहाँ 2 थेसिस है। तो अल्टीमेटली आप भी कल के डेट में जब थेसिस कंप्लीट करेंगे तो आपका थेसिस यहाँ विजिबल हो। और ये विजिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए करती है कि कोई बच्चा फर्दर रिसर्च करे तो इस टॉपिक पे कर सकता है, राइट। तो यहाँ से आप साइटेशन डाउनलोड कर सकते हो, ये कंप्लीट चैप्टर वाइज सारे थेसिस फुल टेक्स्ट आपको एक्सेस होगा, किस चैप्टर में क्या लिखा है सारा, राइट। तो ये शोध गंगा का प्लेटफॉर्म है। प्लस रिसेंटली अब जितने भी यहाँ सारे हाउ टू सबमिट गाइड सब कुछ है डाउनलोड, और ये जितने यूजीसी की नोटिफिकेशन है यहाँ सारे आते हैं, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा लेट से कि आप नॉर्मल सर्च ब्राउज करना चाहते हैं, तो लेट से कि मैं यहीं से सर्च करूँ, तो जो भी आप सर्च ब्राउज करेंगे देखिए ये सारा वो फेच करके ला रहे हैं यहाँ से डाटा। कंप्यूटर से रिलेटेड कितने 75,000 थेसिस है, जिसमें अगर आप चाहें नहीं मेरे को इंजीनियरिंग का चाहिए या कंप्यूटर साइंस इंटरडिसिप्लिनरी चाहिए, लेटेस्ट चाहिए मुझे, रिव्यू लिटरेचर करना है, तो 2000 से 2025 तक का, तो उसका ये लेटेस्ट फिल्टर देगा, राइट। उसमें भी चाहते हैं नहीं हमें केवल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, या फिर हिंदी वाले कितने हैं तो 157 हिंदी में, तो ये हिंदी रिलेटेड वाले हैं। तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द शोध गंगा। तो ये हमारा सेकंड सर्विस है रिसर्च सपोर्ट करने की, राइट। थर्ड इसी में है कि जब आप सबमिट करेंगे थेसिस तो आपका यूनिवर्सिटी इसको, आपके थेसिस को किसी प्लेगिज्म सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको स्कैन करेगा। तो जो प्लेगिज्म सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शोध शुद्धि। ये है शोध शुद्धि। तो शोध शुद्धि बेसिकली हम सभी सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, एंटी प्लेगिज्म सॉफ्टवेयर। आप यहाँ देख सकते हैं इतनी सारी यूनिवर्सिटी और वो
यूज कर रहे हैं हमारे ये सॉफ्टवेयर को। राइट। तो ये 1170 मेंबर हैं, इतने यूजर हैं और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे थीसिस डॉक्यूमेंट को अपलोड स्कैन कर चुके हैं। तो दिस इज आवर सेकेंड कंपोनेंट फॉर रिसर्च सपोर्ट। राइट। तो आपने देखा शोध गंगा, शोध शुद्धि, और एक शोध गंगोत्री भी है जिसमें कि अगर आपका जब सिनॉप्सिस हो जाए तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ये शोध गंगोत्री। राइट। यहाँ आप अपना सिनॉप्सिस अपलोड कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का डर भी रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा सिनॉप्सिस लेके कोई और यूज करे, तो इसमें समटाइम्स पार्टिसिपेशन कम होता है कंपेयर टू शोधगंगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 17,000 सिनॉप्सिस अवेलेबल है, तो ये भी आपको रिव्यू लिटरेचर उसके लिए अच्छा काम करेगा। तो ये हो गया आपका रिसर्च ओरिएंटेड सपोर्ट फ्रॉम इन्फ्लुनेट सेंटर। राइट। अब आप समझें बेसिकली हमारे एक्टिविटी को, कि इसके अलावे अभी हम लोग ओएन, सर आप ओएनओएस में आप एलिजिबल है? सर हमारे यहाँ से लाइब्रेरियन सर ने सर उसमें अप्लाई तो किया है सर, उसका फाइनल प्रोसीडिंग हुआ है या नहीं वो सर एक बार पूछना बाकी है सर उनसे। एक मिनट में यहाँ देखता हूँ। जी सर। गुजरात। कृष्णा क्रांति ना? सर क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा, KRANTI। हाँ, यस सर, क्रांति गुरु। 412, यस 36 नंबर। यस, इट मी 142 ना? यस सर। सो यू ऑल स्कॉलर्स आर वेरी लकी, यू आर यू आर गेटिंग दिस ओएनओएस एक्सेस। ओएनओएस क्या है? मैं पहले आपको स्लाइड से ब्रीफ करूं। जब आप कोई सब्जी लेने जाते हैं तो 1 किलो सब्जी का रेट अलग होता है और 10 किलो सब्जी का रेट अलग होता है। ठीक है। उसी तरह ई रिसोर्स परचेस करना इज वेरी वेरी कॉस्टली फॉर यूनिवर्सिटी। तो हमने क्या किया, एक कंसोर्सिया बना। वो कंसोर्सिया क्या करती है, यूनिवर्सिटी के बिहाफ में सारे रिसोर्स खरीदती है और यूनिवर्सिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो जो इन्फ्लुनेट सेंटर है वो 2003 में कंसोर्सिया बनाया था यूजीसी इन्फोनेट, और यूजीसी इन्फोनेट के अंदर में हम लोग सारे यूनिवर्सिटीज को एक्सेस देते थे। उसी तरह इंडेस्ट आईआईटी दिल्ली ने कंसोर्सिया बनाया 2004 में, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज को देता था। और 2010 में हमने एक एडिशनल मॉड्यूल रखा एनलिस्ट, जो कि कॉलेज को देता। ये तीनों कंसोर्सिया 2016 में मर्ज हो गए ई शोध सिंधु। तो इसके अंडर हम लोग ई रिसोर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी को देने लगे। फिर 1 जनवरी 2025 से हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, कि हर एक गवर्नमेंट फेज 1 में हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सारे रिसोर्स मिलना चाहिए। तो यू विल नॉट बिलीव, अभी आपके पास आपके यूनिवर्सिटी में 13,000 प्लस जर्नल्स का एक्सेस है। और इसका जो कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये जो इंटरनेशनल पब्लिशर है 30 है, 27+3, 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स है। अब ये इंटरनेशनल पब्लिशर को हम लोग 6,000 करोड़ 3 साल के लिए दिए। राइट। फॉर दिस 30 इंटरनेशनल पब्लिशर।
It means you can access all the resources through this ONOS. तो ये द बेस्ट है जो आपके रिसर्च वर्क करने के लिए। और आपको जब भी डाउट हो कि इसको एक्सेस क्या करना है या आपके यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ ये वेबिनार होता है एवरी फ्राइडे। तो अभी अपकमिंग 24 दिसंबर को हमारा वेबिनार है वेडनेसडे। तो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। सो एक 11 बजे है और एक तो 3 बजे है, ठीक है। तो आप ये वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। अब ये ONOS है क्या? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में आप यहाँ देंगे इतने सारे 13,000 जर्नल्स के सारे आपको मिलेंगे एक्सेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ है क्या क्या। तो सबसे पहले ये 30 पब्लिशर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बेस्ट आप देखेंगे जिसका करोड़ों में चार्ज है, जो एल्जेवियर साइंस डायरेक्ट। एल्जेवियर साइंस डायरेक्ट के 2,389 जर्नल्स है। इतने सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं। जिस जर्नल्स को आप ब्राउज करना चाहें, आपके यहाँ ये कंप्लीटली फुल टेक्स्ट थीसिस में सारे पेपर मिलेंगे, राइट। सो इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, क्योंकि जब मैंने आपको बताया ही 6,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपके टॉपिक है, तो उसके जर्नल्स चाहिए तो यहाँ से जर्नल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सर्च किया, अभी देखिए सारे जर्नल्स आ गए। आप सर्च चाहते हैं आर्टिकल लेवल पे, तो यहाँ से भी ये आप आर्टिकल ले सकते हैं कि लेट्स से, तो यहाँ से आर्टिकल आ जाएगा। अब ये वैक्सीन पे इतने सारे आर्टिकल्स है। अब जहाँ आप रीडायरेक्ट करेंगे तो अलग अलग पब्लिशर को रीडायरेक्ट है। आपको चाहिए कि हमें टेलर एंड फ्रांसिस का ही आर्टिकल चाहिए या स्प्रिंगर नेचर कहीं चाहिए, तो इस तरह से ये फिल्टर करके आपको सारा ले आए, राइट। अब यहाँ फुल टेक्स्ट थीसिस करेंगे, देखिए इसका आपको फुल टेक्स्ट मिल गया, राइट। तो ये बहुत ही यूजफुल है। मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा कि आप इस चीज को एक्सेस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो हमारा वेबिनार ज्वाइन करें, राइट। सो यहाँ एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे को होता है। नेक्स्ट रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है एपीसी। एपीसी क्या है? जो आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो अच्छे अच्छे जर्नल्स उसमें चार्ज लेते हैं, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। सो जब आप हमारे इस जर्नल्स में डालेंगे, तो जो इंस्टीट्यूशनल मेंबर है ओनली फॉर दैट, मीन्स आप सभी लोगों के लिए ही है। जब आप पेपर लिख के इसमें पब्लिश करते हैं, तो उसका जो भी एपीसी चार्ज है, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50 है, जो भी हो, वो हम लोग बियर करते हैं। सो विल पे। तो ये इसका गाइडलाइंस है, इसके अंदर सारे आपको डिटेल मिल जाएंगे। तो जब भी आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा और जब आप रिसर्च वर्क का चैप्टर राइटिंग करेंगे या आर्टिकल जब लिखेंगे और पब्लिश के लिए जाएंगे, तो उसको हम लोग पे करेंगे, राइट। तो ये उसका गाइडलाइंस है। तो मेरे ख्याल से चूंकि अभी आप लोग फ्रेशर हैं, जस्ट कोर्स वर्क कर रहे हैं, तो और भी जो सर्विसेज हैं हम अवॉइडिंग टू दैट वन। बट यस, ये हमारे इम्पोर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल है, जो कि अभी अपकमिंग डेज में आपको काम आने वाला है। तो पहले तो आप सभी लोग शोध चक्र पे ऑनबोर्ड हो जाए, सो दैट उसको रिसोर्सेज आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। सेकंड, आप शोध गंगा को एक्सप्लोर करें, सो दैट रिव्यू लिटरेचर वर्क में आपको आसान हो। और जो चैप्टर राइटिंग जब आपको करना हो, इनफैक्ट रिव्यू लिटरेचर ऑल्सो, तो ONOS के सारे इंटरनेशनल पब्लिशर्स जो इम्पोर्टेंट हैं, 30 पब्लिशर्स के जर्नल्स आपको अवेलेबल है। तो 13,000 जर्नल्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी में गुजरात या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हमारे कंट्री से पूछ के देखें, उनके पास ऐसा फंड ही नहीं होता था कि वो इतना कॉस्टली जर्नल सब्सक्राइब कर सके। कुछ करते भी हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज, तो वो 2-4 जर्नल्स या 1-2 जर्नल्स ऐसा कर, ये सारे इम्पोर्टेंट जर्नल्स ओनली फॉर द
very good institution like IIT, IIM, they were subscribing due because उनके पास फंड का इशू नहीं। स्टेट यूनिवर्सिटी वाज बिल्कुल फार अवे था इन जर्नल्स और ऑल से। इस इनिशिएटिव से ये हमारा डिजिटल डिवाइड खत्म हुआ है। और अगर कोई रूरल एरिया में भी कॉलेज है तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में वो ये एक्सेस कर सकता है, राइट। तो इस तरह से ये ONOS का आप कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। हाँ, आप कुछ दिखाना चाहते हैं? यस, डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, आप कुछ स्क्रीन शेयर किया आपने। एक गटर दे। अंजलि मैम, आपने स्क्रीन जो शेयर किया है वो अनशेयर करेंगे मैम प्लीज। हेलो ऑफिस। राइट, एनीवे आई हैव कंप्लीटेड सर। सो आप किसी को डाउट हो आप पूछ लें, और ये जो स्लाइड है मैं सर को भेज दूंगा सो दैट फर्दर दे कैन सर्कुलेट एमंग यू। डेफिनेटली और मैं सर। और सर मैं अगर आपसे हाँ सर हम एक जितना भी आपने सर समझाया सर, आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए सर काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि सर हाँ शोध गंगा है, शोध चक्र है सर, ये सब आपने जितने बताया, क्योंकि हाँ, नए प्योरली रिसर्चर्स हैं। हाँ स्कॉलर्स के लिए हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो सर वी कैन कीप 5 to 10 मिनट्स का सर डिस्कशन सेशन के, स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है बिल्कुल रिगार्डिंग हाउ बिल्कुल। दे। बिल्कुल सर जी। हाँ स्टूडेंट्स अगर किसी को कुछ डाउट है, सर से कुछ पूछना है कि हाउ टू अप्रोच ऑन दीस साइट्स लाइक शोध गंगा, शोध चक्रा, तो आप वो यहाँ पे फ्रीली सर को पूछ सकते हैं। दो ही है। Sir, myself Rahul Bagda, हाँ जी, बताएं। and I have a question कि सर मुझे अगर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का अगर मुझे फायदा उठाना है हम्म, तो फ्रॉम वेयर आई कैन प्रोसीड, लाइक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और आई कैन यूज इट फ्रॉम माय लैपटॉप और हैंडसेट ऑल्सो। वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ये स्किप कर गया था, हाउ टू एक्सेस। ये हमारा ONOS का जो मैकेनिज्म है वो है दो तरह से। एक है IP बेस्ड, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ हाउ टू एक्सेस करेंगे। तो एक है कैंपस वाइड नेटवर्क, ये दिख रहा है ना, विजुअल है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो कैंपस वाइड नेटवर्क क्या है कि आपके कच्छ यूनिवर्सिटी से एक नोडल ऑफिसर है जो लॉगिन जब करते हैं, जैसे मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। सर आपका लॉगिन होगा क्या? सर वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लॉगिन सर हमारे लाइब्रेरियन सर के पास होगा, तो सर उनके पास से डायरेक्ट ओपन हो जाता है। हमारे यहाँ पे सर अच्छा डायरेक्ट ओपन हो जाता है, तो इसके लिए सर। वो हमारा अच्छा, आईपी आपके यहाँ डायरेक्ट ओपन हो एक्सेस, हाँ तो हाँ सर, वो सर हमने आईपी हमने सेव किया है, उस पे से हो जाता है सर। हाँ मैं वही एक्चुअली इनको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, जब यहाँ आया है तो यहाँ हमने उनको दिया है कि आप IP ऐड करें। तो आपकी यूनिवर्सिटी ने IP ऐड कर लिया है, इसलिए आपको यहाँ रिसोर्स मिल रहा है। तो आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको एक्सेस मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ किसी एक पब्लिशर का पेज आता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जर्नल में यहाँ ब्राउज कर रहा हूँ। अब देखिएगा, ये जो जर्नल में ब्राउज किया हूँ तो देखिए यहाँ आ गया, ब्रॉट टू यू बाय इन्फ्लिनेट सेंटर। इसका मतलब हमारा IP एड्रेस इस पब्लिशर को के पास है, इसलिए बता रहा है कि मैं इन्फ्लिनेट से एक्सेस कर रहा हूँ।
तो हमें यूजर आईडी पासवर्ड का कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट। अगर दूसरा भी मैं करूं, लेट्स से व्यू जर्नल्स अप्लाइड फिजिक्स का, अब यहाँ भी आप देखेंगे तो इसके भी जो जो चैप्टर्स आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये व्यू दिस इज पीडीएफ, ये सारे फुल टेक्स्ट आपको एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से भाई? तो ये बता रहा है, ये देखिए इनफ्लिमनेट ओएनओएस से ये बता रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब आप कैसे, आप योर आंसर इज कि आप इसको एक्सेस कहाँ से करेंगे, तो आप यूनिवर्सिटी के एड्रेस से, मींस यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी के लैब में हो, लाइब्रेरी में हो या क्लासरूम में, आपको एक्सेस हो जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है कि लेट से कि आप घर पर हैं और आपको एक्सेस करना है, तो उस केस में हमारा ये सेकेंड मॉडल है ऑफ कैंपस एक्सेस। तो ऑफ कैंपस एक्सेस में क्या है, यूनिवर्सिटी को एक आईडीपी सेटअप करना रहता है। तो जैसे ही आईडीपी सेटअप करते हैं और फिर उनके बाद यहाँ से वो लॉगिन ऐसे करेंगे, ये, और यहाँ से आपका यूजर आईडी बनाएंगे, यहाँ से ऐड न्यू यूजर। तो आपका नेम, नंबर, टाइप, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ क्या है, ईमेल आईडी, जब ये बना देंगे आपका यूजर आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे एक्टिवेट यूजर, यहाँ इनको सिलेक्ट करके यहाँ एक्टिवेट करना होगा। जब आपका आईडी पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के नेटवर्क से बाहर जाएंगे और जब आप ये एक्सेस करेंगे, सपोज अभी ये तो मेरा लाइन से कनेक्टेड है, अदरवाइज अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट करूं अपने मोबाइल से, तो ये जो भी आर्टिकल यहाँ आ रहा है यहाँ पर आएगा लॉगिन करें आप। तो उस केस में जब लॉगिन मैं करूंगा तो ये आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ। अगर आप ये दोनों नहीं करेंगे तो ये बोलेगा कि आप डाउनलोड के लिए आप इतना डॉलर पैसा दो, राइट। सो अल्टीमेटली आपको एक्सेस करने के लिए एक आपका कैंपस में एक्सेस है, सेकंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने ऑफ कैंपस फैसिलिटी अडॉप्ट किया है जिसके थ्रू आप यूजर आईडी पासवर्ड के बेस पे अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, घर हो, बाहर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, हर जगह आप ये एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा राहुल। Yes, sir. और बताएं, जिस किसी को डाउट हो, अभी तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, किसी का वीडियो ऑन नहीं है, हेजिटेशन का बात है नहीं, क्लासरूम में Good, good हेजिटेशन afternoon, sir. Myself, Archana Srivastava. जी। Good afternoon, sir. Myself, Archana Srivastava. There is a one question. जैसा आपने बताया कि स्कॉलर्स में हम अपने डाटा को रख सकते हैं जो हमारा वर्क प्रोग्रेस हम्म, हो रहा है। तो कभी हम्म। कभी क्या होता है कि हमने कुछ डाटा को रखा और कुछ दिनों के बाद या वीक के बाद या मंथ के बाद लगा कि वो डाटा मेरा टू द पॉइंट नहीं है, हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। तो क्या हम वहां से उसको हटा सकते हैं और फिर न्यू डाटा रख सकते हैं, मैडम न्यू वर्क प्रोग्रेस? वो कम्प्लीटली आपका है, जस्ट लाइक आपका पर्स है, जो भी डालना है डालिए, निकालना है, उससे हमारे प्लेटफॉर्म को कोई मतलब नहीं। हम लोग फैसिलिटी इसलिए दे रहे हैं कि आप पेन ड्राइव कैरी करने के कल्चर को अवॉइड करें, क्योंकि थैंक यू सो आप मच। वो डॉक्यूमेंट जो जो है आप उसमें रख सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट। Hello, हाँ बताएं। my name is Ketan Kumar. I have doubt. Recently, I checked the Soot Chakra website. I tried to registration, but my university name is not found there. गौरव सर, आप इसको प्लीज एनेबल करें डिपार्टमेंट और रो बना के सोच चक्र में, सो दैट स्कॉलर आपके रजिस्टर कर सके। डेफिनेटली सर, वो सर आज ही सर मीटिंग के बाद में सर ये देख लेते हैं। हाँ, And sir, आपने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का बोला है, तो इसको यूजर आईडी हमारे वहाँ जिसके पास है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर नहीं अभी तो आपकी यूनिवर्सिटी में बाय डिफॉल्ट, अभी आप एक्सेस, अभी आप घर पे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में? घर पे घर पे? अच्छा, घर पे हैं। तब यूनिवर्सिटी को ऑफ कैंपस इनेबल करना होगा, और जब है? आप यूनिवर्सिटी में आएंगे
तो आपको बाय डिफॉल्ट विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड सारा कुछ मिलेगा। तो बाहर ऑफ कैंपस जाता हो तो मुझे ईजी को कहाँ से कांटेक्ट करना तो है वो लेने आपको के लिए? यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सर। तो गौरव सर, आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ का एक रिक्वेस्ट डाल दें इंस्टीट्यूट का, सो दैट हम लोग उसको एनेबल कर डेफिनेटली सर, दें। बिल्कुल। हाँ, यस, नेक्स्ट। और कोई डाउट हो या वी कैन कंक्लूड? No, sir. सर आई थिंक सबको काफी अच्छा लगा है सर आपका प्रेजेंटेशन, क्योंकि सर इतना इन्फॉर्मेटिव है स्टूडेंट्स के। सर एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे रिसर्च किया आपने सर, ये काफी इन्फॉर्मेटिव आपका सर टॉक और प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर हम आपका ईमेल आईडी विथ योर परमिशन सारे स्टूडेंट्स के साथ सर शेयर करना चाहते हैं, इफ दैट इज ओके विथ यू। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं अभी डेफिनेटली आपको सर, भेजता हूँ, आप शेयर कर दें। बिल्कुल सर। एंड सर विथ योर परमिशन हम सर ये वीडियो को भी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे डालने वाले हैं फॉर द स्टूडेंट्स टू रेफर, इसके बाद में भी अगर उनको कुछ देखना हो तो। क्या सर, इस वीडियो को? सर ये जो हमारा पूरा मीटिंग हुआ है ना सर जूम पे, इसका हमने सर रिकॉर्डेड सेशन रखा है, हाँ तो वो हाँ सर यूट्यूब पे सर हमारे जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पेज है सर, उस पे ये पूरा वीडियो लेक्चर हम सर हाँ, डालेंगे। यूनिवर्सिटी के पेज में ही रखिए, पब्लिक डोमेन पे ना डालें। नहीं 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 सर, पब्लिक में नहीं हाँ, सर। जी सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। या, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। अंजलि मैम आप हो मैम मीटिंग में अभी ज्वाइंट हो? Hello, हेलो। मैम am I मैम audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। मैम ये Okay, फर्स्ट जो सेशन था पोस्ट लंच वाला, वो मैम जस्ट कंक्लूड हुआ है, तो मैम विद okay, इन okay. 5 to 10 minutes वी कैन स्टार्ट योर सेशन मैम। Sure, 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 sure. No issue. डेफिनेटली Okay, डेफिनेटली। okay. Students, our next speaker is Dr. Anjali Trivedi. Ma'am is a scientist E at BSIP Lucknow. Ma'am is an expert in paleoecology, paleoclimatology, and vegetation dynamics, focusing on how past climate changes influenced ecosystems and human environment interactions. 1 minute. Yes, ma'am. Your screen is visible, ma'am. Okay. इसकी screen is visible? हाँ मैम, मैम एक बार सिर्फ स्लाइड चेंज करके देख लीजिए। Okay. No, it's not going to change. मैम एंटायर स्क्रीन आपने जूम पे सिलेक्ट किया है? हाँ, yes, मैं कर रही हूँ। Yeah. Yeah. अ, मैंने शेयर तो किया है बट ये स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। लेट मी चेक। स्क्रीन शेयर, एंटायर स्क्रीन। ओके, कैन आई स्टार्ट? यस मैम, यू कैन स्टार्ट मैम। अब स्लाइड भी मैम चेंज हो रही है। ओके, जी मैम, थैंक यू। तो सभी को शुभ संध्या। और जो अभी आपने टॉपिक इसके पहले सुना, बहुत ही अच्छा टॉपिक था और आपकी पीएचडी में बहुत काम आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं देने जा रही हूँ, ये मोटिवेशन इन रिसर्च। रिसर्च में मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिसर्च 1 या 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं होता है। ये एक लंबा प्रोसेस होती है, एक लंबी जर्नी होती है। ये 3 से 4 साल तक आपका रिसर्च वर्क मिनिमम चलता है, जिसमें बहुत सारे पड़ावों से आप लोग गुजरते हैं।
और कभी बहुत अच्छे दिन होते हैं, कभी आप थोड़े से डल हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छी रिपोर्ट मिलती है, कभी थोड़े से कम रिजल्ट्स आते हैं। तो इन सब जर्नी को हम कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, कैसे हम अपने रिसर्च को एक सार्थक बना सकें, कैसे हम अपनी रिसर्च में कुछ अच्छे इनपुट डाल सकें, इसके लिए जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है मोटिवेशन। इसी के अंतर्गत हम चार पांच टॉपिक कवर करेंगे। तो जिसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन इन रिसर्च। तो मोटिवेशन अपने आप में दो वर्ड से मिलकर बना है, मोटिवेशन एंड रिसर्च। और अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन में क्या हो गया, मोटिव प्लस एक्शन। पहले किसी चीज को हमने निर्धारित किया कि हमें करना क्या है और उसके हिसाब से हमने एक्शन लिए, तो वो हो गया मोटिवेशन। और रिसर्च का तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, री प्लस सर्च, बार बार किसी चीज को करना, बार बार किसी चीज के रिजल्ट्स को जानने के लिए करना और कुछ अच्छा ऐसा निकालना जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए। इवन तो आजकल हम लोग जो बात करते हैं एक भूधरा की, उसमें सबके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट निकल गया है। तो कोई भी ऐसी एनर्जी जो हमें किसी भी काम को करने के लिए बार बार प्रेरित करे, हम गिरे फिर उठें फिर करें, फिर थोड़ा सा रिजल्ट ना मिले फिर आगे बढ़े, किसी भी काम को करने के लिए बार बार प्रेरित करे, वो क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। अगर हम ऐसे भी समझे कि जैसे बहुत बार हम किसी काम को करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि अरे इस काम को करने से कोई फायदा नहीं, या आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हैं। लेकिन आपके अंदर का जो मोटिवेशन होता है वो आपको कहता है कि नहीं, हमें इस काम को करना है। वो जो उसका मोटिवेशन है, जो काम है, वो उस काम को हर सीजन में, चाहे गर्म हो, ठंडी हो, फीवर हो, बुखार हो, कुछ भी हो, वो उस काम को करता है। तो ये कैसे कर पाता है वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके अंदर से इच्छा है उस काम को करने की। भले उसको पता ना हो कि ये रास्ता कितना कठिन है, कितना डिफिकल्ट है, बट वो धीरे धीरे करके, एक स्टेप बाय स्टेप करके उस स्टेज तक जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है, और तब उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो उस संघर्ष के बाद उसको खुशी मिलती है, जो उसका दिली उसको सुकून मिलता है, वो एक मोटिवेशन का ही रिजल्ट होता है। और इस पे बहुत सारे पेपर्स किए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, अ, उन्होंने पेपर्स भी लिखे हैं। मैं सिर्फ एक पेपर शेयर कर रही हूँ, उसका हेडिंग शेयर कर रही हूँ, द मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन विद साइंस स्टूडेंट। कितना मोटिवेशन चाहिए आपको अगर आप पीएचडी में आ रहे हैं, कि आप सफलतापूर्वक अपने काम को करें और अच्छी क्वालिटी के साथ करें, काम तो करें, वो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, और वो एक अलग से आपका पूरे पीएचडी टाइम को रिफ्लेक्ट करे कि आपने इसमें 3 से 4 साल दिए। अब दो तरीके का मोटिवेशन होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक क्या होता है, अंदर से जो मोटिवेशन निकलता है। जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं जीताराम मांझी का। जीताराम मांझी का क्या एग्जाम्पल है कि उन्होंने, उनको इतनी तकलीफ हुई कि उनके अंदर से ये मोटिवेशन आया कि मैं इस पूरे पहाड़ को काट दूंगा। जबकि ये सुनने में कितना डिफिकल्ट है कि भाई एक पहाड़ को कैसे आप काट सकते हैं। एक अकेला इंसान, उसने 20 साल 25 साल, इतना मोटिवेटेड था, वो इतना मोटिवेटेड था, अंदर से उसका इतना मोटिवेशन था कि उसने पूरा रास्ता बना दिया। ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो जनरली हम लोग की एज में, आप लोग की एज में होता है। जैसे कोई गाड़ी गई, आपने देखा, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कॉर्पियो का, भाई मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, पर गाड़ी आएगी कैसे, भाई मैं पीएचडी करूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और फिर मैं इस गाड़ी को या इस बंगलो को या इस घर को, इस स्टेटस तक मैं पहुंचूंगा, या मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि मुझे अवार्ड मिलेगा, मैं भटनागर अवार्डी होऊंगा, मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे, या मैं इस दुनिया में कुछ करके जाऊंगा। तो ये दोनों मोटिवेशन जो होते हैं, यही हमें आगे किसी भी चीज के लिए, पीएचडी हो या हमारे कोई भी अदर लाइफ के गोल्स हो, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, मोटिवेशन, मोटिव एक्शन। मोटिव डिसाइड करना और उस पे लगातार एक्शन करते रहना, तभी जाकर के हम एक स्टेज पे पहुंच पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंट्रिंसिक इंटरनल है और बाहर का नहीं है तो हम पा लेंगे, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। बट बाहर, बाह्य और आंतरिक, दोनों ही मोटिवेशन एक दूसरे के पूरक होते हैं।
स्कॉलरशिप, अच्छा काम करेंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, और अच्छा काम करेंगे तो हम पोस्ट डॉक पे चले जाएंगे, हम विदेश चले जाएंगे, वहां से हमें और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी जो हम भारत लेकर के आएंगे। तो ये दोनों जो बिना मोटिवेशन के कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो आपका पीएचडी वर्क हो या कोई भी वर्क हो। और जो चीजें लॉन्ग टर्म चलने वाली होती हैं, जैसे 2-3 साल 4 साल चलने वाली चीजें हैं, उनमें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस कुछ ही प्रॉब्लम्स पे काम करना होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को एक गोल दें, और उस गोल को एक टारगेट बना करके अपने आप को अपना मोटिव दे करके उसके साथ काम करें। तो वो काम जो होता है ना, फिर वो आपको बोझ नहीं लगता या भार नहीं लगता। वो आपके लिए एक एक खेल की तरह हो जाता है, और आप उस काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। ऐसे ही, और इसका दूसरा मोटिवेशन में जो बहुत जरूरी चीज होती है, जैसे मैंने बता दिया कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। आपके गोल अंदर के भी होने चाहिए, अपने लिए भी होने चाहिए। जब दोनों गोल मिलेंगे तभी जाके मोटिवेशन वो फुलफिल होता है। कि और तीसरा दूसरा होता है क्यूरोसिटी। रिसर्च के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, क्यूरोसिटी। जो हमने बुक्स में पढ़ा सोके, जो हमने पेपर्स में पढ़ा वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें कुछ जानने की और जानने की लालसा, और बहुत कुछ जानने की लालसा जब तक नहीं होगी, और वो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट होता है, तब तक हम रिसर्च में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर न्यूटन का एग्जाम्पल लें, तो बहुतों ने सेब को गिरते हुए देखा होगा। न्यूटन ही क्यों, जिनके दिमाग में ये विचार आया, जिन्होंने पूरा लॉ बना दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बारे में निरंतर चिंतन किया था, उनको जानने की क्यूरियोसिटी थी ऐसा क्यों होता है। तो जब आपके अंदर इतना मोटिवेशन रहेगा, आपके अंदर जानने की इच्छाएं होंगी, कुछ और करना है, आप जियोलॉजी के हैं तो मुझे इसमें कुछ और जानना है, आप केमिस्ट्री के हैं तो इस रिएक्शंस में आगे क्या हो सकता है इसमें जानना है। जब हम इस इच्छा को, अपनी क्यूरियोसिटी को अब पूरी तरीके से बार बार उसको पल्लवित करते रहेंगे, जागृत करते रहेंगे, तो हम अपने रिसर्च में बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे और बहुत अच्छा रिसर्च कर पाएंगे। तो मोटिवेशन एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो आप किसी फील्ड में हो, स्पेशली जब रिसर्च में है, तो आपको अपने आप को किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करके रखना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, सॉरी, ये क्यों जरूरी है रिसर्च में, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है रिसर्च में? क्योंकि रिसर्च एक है जो जो एक स्ट्रेट प्रोसेस नहीं होता है। इसमें बहुत बार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बार आपको हो सकता है कि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हो या बहुत अच्छा रिजल्ट ना मिले। बहुत बार हो सकता है कि आपको एक साथ बहुत सारे काम करने पड़े, आपको कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी है, आपको पेपर भी लिखना है, आपको प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, आपको फील्ड पे भी जाना है, आपको लाइब्रेरी भी करनी है, एग्जाम्स भी देना है। तो एक जंबल वर्ड की तरह रिसर्च होती है। तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए या अपने आप को स्टेबल रखने के लिए और लगातार थिंक करने के लिए, क्रिटिकली थिंकिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को मोटिवेट करें। वेरियस तरीके हो सकते हैं मोटिवेट करने के, कि हम फेलोशिप मिले, या हम कॉन्फ्रेंस में अवार्ड जीतें, या हम बहुत अच्छा सा पेपर लिखें जो डीएसटी की साइट पे जाए, पीआईबी पे जाए। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हम अपनी इम्पोर्टेंट क्या है रिसर्च में मोटिवेशन की। क्योंकि सिर्फ एग्जाम नहीं क्लियर करना है, ये जो थीसिस होती है, ये जो रिसर्च होती है, ये आपकी लाइफ टाइम आपके साथ चलती है। आप कहीं भी जाते हैं, इसकी क्वालिटी, इसमें कितना क्रिटिकली आप इंगेज रहे हैं, कितना इनोवेटिव रहे हैं, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो मोटिवेशन अगर हमारे पास है, मतलब मोटिव है एक्शन करने का अगर हमारे पास कोई, तो हम हर चीज को मेंटेन करेंगे। हम क्वालिटी को भी मेंटेन करेंगे कि हमारा रिसर्च वर्क की क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसके अंदर हम क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत बार हम जो है क्रिटिकली थिंक करेंगे, बहुत इनोवेटिव चीजें लाने की कोशिश करेंगे। कि अगर हम प्लांट्स पे काम कर रहे हैं
तो ये इसमें हम बायोडायवर्सिटी है तो ऐसा क्यों है, या हम अगर कॉमर्स के बच्चे हैं या हम मैनेजमेंट के बच्चे हैं तो मैनेजमेंट में हम इसमें कौन सी ऐसी थ्योरीज को लेके चले, किन थ्योरीज को एंगेज करें कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सके या फ्यूचर में कोई एक थ्योरी बन सके। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ रिसर्च के लिए भी आपके मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेचुरेशन आ जाता है, एक स्टेज ऐसी होती है कि स्टूडेंट सेचुरेट हो जाता है किसी काम को करते करते। तो उस सेचुरेशन स्टेज को भी उसे ऊपर जाने के लिए और अपने एनर्जी के लेवल को हमेशा हाई रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने मोटिव्स को क्लियर रखें रिसर्च में, और उनको कहीं पेपर पर लिख लें कि मेरे 3 साल के ये गोल्स हैं, मेरे ये मोटिव्स हैं, और इसी मोटिव्स को लेकर के ही मैं एक्शन करूंगी। ये यही मुझे आगे कंप्लीट कराएगा, चीजों को कंप्लीट कराएगा, और समय समय पे मेरे काम खत्म होते चलेंगे और समय पे मैं रिसर्च या थीसिस अपनी सबमिट कर सकूंगी और फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव्स को मैं क्लियर कर सकूंगी। दूसरा क्या होता है कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, रिसर्च का ही काम है, आप बार बार कर रहे हैं, फिर से पेपर लिख रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, फिर उसको अपग्रेड कर रहे हैं, थीसिस को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप में एक परसिस्टेंस होना चाहिए। चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको ओवरकम करने की कैपेबिलिटी चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए कि आप चीजों को ओवरकम कर सकें। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स भी आई, सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ओवरकम कर सके, जो आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर में, ऑफिस में या आपके डिपार्टमेंट में, हर जगह आपको चैलेंजेस मिलेंगे। आपके रिसर्च में भी आपके चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम करेंगे, वो हम तभी ओवरकम कर पाएंगे जब हम अपने मोटिव्स को क्लियर करके रखेंगे कि मुझे ये करना है, कोई भी स्टेज आए, मेरा वर्क इतने दिन से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो सकता, या मुझे कोई भी सीजन है या कोई भी मौसम है, मुझे फील्ड पे जाना है, मुझे और भी चीजों को देखना है, तो मैं उनको कैसे मैनेज करूं कि मेरा काम टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए भी आपके मोटिव्स का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। पीएचडी जर्नी, पीएचडी जर्नी जो होती है वो अपने आप में एक फुल जर्नी होती है। उसमें बच्चा जब एंट्री करता है, कोर्स वर्क में एंट्री करता है, और कोर्स वर्क इसीलिए होता है कि वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा सा जान ले, जो भी उसकी डिपार्टमेंट है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उसने टॉपिक लिखा है, उन सब के बारे में, या उसके साथ जितने लोग उसमें आए हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा जान ले, और उसके पश्चात वो एक शिफ्ट हो जाता है कंप्लीट एडवांस चीज में, जो सिर्फ उसके लिए है, जो एक टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक जिसको वो बहुत ही डीपली गहन स्टडी करके उस पे वो काम करेगा। दूसरा उसके लिए बहुत जरूरी होता है माइलस्टोन बनाना, ये बनाना कि कब तक एक काम खत्म होगा, कब तक प्रैक्टिकल खत्म होगा, कब तक थ्योरीज खत्म होंगी, कब मुझे थीसिस लिखनी है, कब मुझे पेपर करने हैं, कब मुझे अपने कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, मुझे बहुत सारे अदर कोर्सेज भी करने हैं जो मेरी थीसिस को या मेरे मेरी मेरी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाएं। तो इन सब के लिए डेडलाइन बनाना, अपने ब्रेन को स्टेबल रखना, और उस 4 साल, 3 साल 4 साल में कामली काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सब बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों। तो बहुत जरूरी होता है कि वो अपने चीजों को ओवरकम करके अपने 4 साल की जर्नी को कैसे स्मूथ बनाएं। इसके लिए कौन कौन से मोटिव, कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, वो उनको स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाने चाहिए। कोर्स वर्क के बाद हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि उसने वो रिसर्च में क्यों आया है, उसको करना क्या है, और फ्यूचर में 3 साल 4 साल बाद जब उसके हाथ में डिग्री होगी उस समय उसको क्या करना है। तो इसके लिए मोटिवेशन या मोटिव का होना बहुत जरूरी है। पीएचडी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और वो चैलेंजेस होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं। आप अपने जो रोज के डेटा कलेक्शन है, फील्ड वर्क है, आपको पेपर्स पढ़ने हैं, आपको रिसर्च वर्क करना है, आपको पेपर्स लिखने हैं, और बहुत सारे जिनको डाटा, डोर टू डोर मैनेजमेंट वाले हैं जिनको बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने हैं, या रिसर्च स्कॉलर हैं जिनको फील्ड पे जाना है, सारे काम करने हैं। तो उनकी
लाइफ स्टाइल या उनके मेंटल चैलेंजेस बाकी लोगों से अलग होते हैं। उनको इमोशनली भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और उनको मेंटली भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उनको अपने मैनेजमेंट उन बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पीएचडी का बच्चा है वो बिल्कुल क्लियर मोटिव रखे और इमोशनल और मेंटल हेल्थ का अपने बहुत ध्यान रखे। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि 24 आवर्स आपको रिसर्च ही करनी है। रिसर्च का मतलब होता है कि आपको मैनेजमेंट के साथ रिसर्च करनी है। आपको अपने जो भी टारगेट्स हैं वो टारगेट्स अच्छे से अपने आप को चर्न करके अपने मेंटोर से बात करके अच्छे अपने लेवल को अपनी कैपेसिटी को देखते हुए वो सारे चार्ज बनाने हैं, जो हमारे इमोशनल मेंटल चैलेंजेस हैं, जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं, उन सबको देख करके हमें अपने टारगेट्स बनाने, गोल बनाने हैं। इतने बड़े गोल भी नहीं बनाने हैं कि हम डिप्रेस्ड हो जाएं, इतने छोटे गोल भी नहीं बनाने हैं कि हमें कोई मोटिवेशन ही ना हो। तो उन गोल्स को बना के 3rd मंथली 6 मंथली जो है उनको मैनेजमेंट के साथ काम करना है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ों को मैनेज करता है। ये स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अपना कोर्स वर्क भी बैलेंस करना है, रिसर्च भी बैलेंस करनी है, फील्ड भी बैलेंस करना है, सोशल भी बैलेंस करना है, फैमिली भी बैलेंस करना है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत स्ट्रेटजी के साथ, बहुत ही मोटिव्स को लेकर के, बहुत ही बैलेंसिंग वे में काम करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पीएचडी से लाइक अ जंबल जर्नी। ये जर्नी ऐसी नहीं होती कि आपने जर्नी करी, आपने आज एडमिशन लिया और आपको बहुत ही आपने एडमिशन लिया और आपको बहुत जल्दी से स्ट्रेट वे में बता दिया गया कि आपको ये करना है और आपको जैसा बताया गया था वैसे ही प्रैक्टिकल्स आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको सस्टेन करें अपने मोटिवेशन को और परसिस्टेंस के साथ काम करें। इसलिए बहुत ज्यादा ब्रिलियंसी काम नहीं आती है, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। आप जितने कंसिस्टेंस होंगे, जितने सिंसियरली अपना काम करेंगे, जितना डीपली अपना काम करेंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। ब्रिलियंट यू आर ब्रिलियंट, दैट इज ओके, बट ब्रिलियंट से ज्यादा मायने रखता है कि आप कितने कंसिस्टेंस हैं और जो आपने टारगेट बनाए थे, जो आपने मोटिव करा था, जिस मोटिव की वजह से आप पीएचडी में आए हैं, उसको आप कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। दूसरा मोटिवेशन जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है परसिस्टेंस का। जो मैंने बताया कि आप अपनी चीजों को कैसे, चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ, डे टू डे लाइफ, ऑफिस की लाइफ, डिपार्टमेंट की लाइफ, हॉस्टल की लाइफ, इन सबको कैसे फुलफिलमेंट करेंगे, इसके लिए आपके पास एक मोटिव बहुत जरूरी होता है। एक ऐसा मोटिव जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, एक ऐसा मोटिव जो आपको सारी चीजों से ओवरकम करने के लिए प्रेरित करे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई बच्चा होता है, आप लोग भी 10th में 12th में या अभी रहे होंगे या अपने डिपार्टमेंट में होंगे, तो कोई टीचर या कोई प्रोफेसर या कोई गाइड ऐसा होगा जिसको देख के आपको लगा होगा कि हमें रिसर्च करनी चाहिए या हमें इनके जैसे बनना है। तो ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये कोई भी मोटिवेशन हो सकता है। आपका डिपार्टमेंट आपका मोटिवेशन हो सकता है, कोई बड़ा साइंटिस्ट आपका मोटिवेशन हो सकता है, कोई बड़ा अवार्ड आपका मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन लाइफ में एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको हर स्टेज में, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए जरूर रखे, वो वो जरूर होना चाहिए। कोई पर्सन, कोई डिपार्टमेंट, कोई गोल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक अभी जैसे मैंने एक जीताराम मांझी का एग्जाम्पल दिया था, ऐसा ही एग्जाम्पल है। बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसमें एक हीरोइन थी, उसकी सिस्टर की डेथ ब्लड कैंसर से हो जाती है। तो उसने अपने जीवन का गोल बनाया था कि मुझे ऐसी मेडिसिन निकालनी है कि फिर लाइफ में किसी और की डेथ ब्लड कैंसर से ना हो। तो वो उसका एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन था, ऐसा मोटिवेशन जिसकी वजह से उसने देश छोड़ा,
जिसकी वजह से वो विदेश में शिफ्ट हो गई। उसको कोई गाड़ी या कोई बंगला या कोई, या उसको मोटिवेशन नहीं था कि मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा। उसका मोटिवेशन ये था कि सोसाइटी सोसाइटी में अब किसी की भी डेथ ब्लड कैंसर से ना हो, मुझे कुछ ऐसा करना है। तो ऐसे गोल, छोटे गोल भी और बड़े गोल भी, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, या अपने घर से शुरुआत होती है, अपने घर के लिए, कि मुझे पेरेंट्स के लिए ऐसा करना है, या मुझे अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए करना है। तो कई गोल, जब क्लस्टर ऑफ गोल होते हैं तो वो बड़े गोल को बना देते हैं। तो गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए, आपका मोटिव हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ऐसा नहीं कि मैंने आज छोटा सा गोल बनाया है, सिर्फ मेरा पर्सनल है, इसको करके मैं ये कर लूंगी, खत्म, ऐसा नहीं होता। गोल ऐसा होना चाहिए जो 3 साल 4 साल पीएचडी सबमिट करने के बाद भी आपको आगे, आपको सेटिस्फेक्शन दे कि हाँ, मेरे इस पीएचडी करने से मेरे इतने इतने गोल हो गए, और आगे मेरे लिए एक नया गोल या नया अचीवमेंट या नया मोटिवेशन मेरे लिए ये है, जो मेरे अलावा 10 लोग, 15 लोग, एक सोसाइटी, इसको पूरे को इन्फ्लुएंस करेगा। तो स्मार्ट गोल जो होते हैं, ये गोल जो होते हैं, वही मैंने बताया, सेटिंग स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल बनाइए। मैं छोटे गोल पहले, कि मैं 6 6 महीने में या 3 3 महीने में मेरे ये टारगेट्स हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। ये आपके थीसिस के गोल हो गए कि हाँ भाई, मेरे ये मोटिव्स है और मुझे 3 मंथ्स में कर लेना है, मुझे 6 मंथ में मेजरमेंट्स कर लेने हैं, मेरे ये अचीवेबल्स होंगे, मुझे 2 कॉन्फ्रेंसेज में जाना है, मुझे कहाँ से पैसा मिलेगा, रिम्बर्स कहाँ से मैं ले सकती हूँ, डीएसटी से, सीएसआईआर से, देयर आर सो मेनी थिंग। मेरा सीवी कैसे बढ़ेगा, मेरे मेंटोर से मैं कब डिस्कशन करूंगी, उनसे मेरा ये चेक कराना है। तो ये सब चीजें, ये स्मार्ट गोल होते हैं। इसके साथ में लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म्स गोल क्या होते हैं कि 3 साल बाद मेरे पास ये रिजल्ट हो जाएगा, और इसके बाद मुझे आगे क्या करना है। तो ये आप इसको मेंटोर से डिस्कस करके, या अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं, जिनको आपको लगता है कि वो आपको सही सलाह देंगे, उनके डिस्कस करके आप अपने लॉन्ग टर्म विजन बना सकते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होता है इसमें? सपोर्ट सिस्टम, जैसे बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम हमको गवर्नमेंट से मिलता है, जो हमारे हमारे मोटिवेशंस को या हमारे गोल्स को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अभी ओएनओएस गवर्नमेंट ने एक शुरू किया है, जो हमें मोटिवेशन देगा कि अब हमें पैसे से नहीं खरीदना है, अब हमें जर्नल्स ऐसे ही मिल जाएंगे। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया। हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम बनाती, जो हमें मोटिवेशन देते हैं। हमारे टीचर्स, साइंटिस्ट, जो हमारे साथ, जिन जो हमें अभी तक पढ़ाते आए हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, वो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देते रहते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। ये जो होते हैं, ये बाहर के एक्सटर्नल सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं, जो पीएचडी के लिए हमें बहुत काम आते हैं। दूसरा, फंडिंग एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट्स भी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मोटिवेशन देती है, बहुत मोटिव्स क्रिएट करती है उनके लिए। अभी भी हैं, एनआरएफ में बहुत सारी ग्रांट देती है, आपको विदेश जाने की ग्रांट देती है, आपको फेलोशिप्स देती है। ये मोटिवेशन भी रिसर्च में बहुत काम आते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, कि फाइनेंस, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो मनी अवार्ड्स मिलते हैं बहुत सारे, इनसा अवार्ड मिलता है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स मिलते हैं, जो हमारे बाहर के एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। अब मोटिवेशन माइंडसेट भी डेवलप करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप जब कहीं जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्करेज करती हैं, कि बाप रे, 4 साल लगेगा पीएचडी करने में, कैसे होगा, क्या होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो जंबल होते हैं, उनको हम कैसे सेट करेंगे, होता है। तो इसके लिए एक चीज होती है कि हमेशा आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस रखनी ही पड़ेंगी। बहुत सारे, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारे ऐसे जो जो डिस्पेंजा, लुइस है, या विवेकानंद है, इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। या ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे आप अब्दुल कलाम हैं, या अपनी एरिया, जिस एरिया में भी आप काम करके, उसके जो भी बहुत ही सीनियर्स लोग हैं, उनको पढ़िए। बहुत जरूरी होता है उनको पढ़ना, उनकी बुक्स को पढ़ना, जो कि आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेशन में रखेगी, पॉजिटिव अफर्मेशंस में देगी।
तो दिन में आपको जब 4 साल 5 साल के लिए आप किसी बड़े काम में जा रहे हैं तो आपको बहुत इनकरेज करना पड़ता है अपने आप को। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ें, देखिए कि उन्होंने कैसे अपनी चीजों को ओवरकम किया। योगानंद ने कैसे ओवरकम किया, विवेकानंद ने कैसे अपनी इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम किए, कैसे जो डिस्पेंसर ने किया, कैसे लुईस ने अपने आप को ओवरकम किया। तो आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो पढ़िए, लेकिन उसके साथ में आप अदर पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमेशा अपने साथ रखिए। वो किसी भी वे में हो सकती हैं। आपके सवेरे की मॉर्निंग के 5-10 मिनट मेडिटेशन में, 10-15 मिनट आपके अफर्मेशंस में, अपने आप को तैयार करने में। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आपकी रिसर्च के साथ भी आपके साथ होना चाहिए। और बुक रीडिंग इज अ बेस्ट थिंग, कि आप बुक्स पढ़िए। जो भी पॉजिटिव थिंग्स हैं, जो आपके पूरे दिन की निगेटिविटी होती है या कोई भी निगेटिव वर्ड लाइन आपके दिमाग में चली गई है, उसको निकालने के लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने ही पड़ेंगे। और दूसरा होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये जो टेक्निक्स हैं मेरे ख्याल से आज सब लोग बहुत ही ज्यादा यूट्यूब से में देखे होंगे, कि आपको जो गोल है आपको मेंटली उनको विजुलाइज करना पड़ेगा। और उसको करना पड़ेगा कि आपको वो चीजें मिल गई। आप जिसको भी मानते हो उसको थैंक यू बोल के आप विजुलाइज करिए कि वो चीज आपकी मिल गई है। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं ये आपको अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपकी लाइफ का पार्ट होने चाहिए, जो आपको कभी भी किसी भी स्टेज में आपको डाउन नहीं जाने देंगी और हर स्टेज में आपको बहुत ऊपर रखेंगी। आप अब्दुल कलाम पढ़िए। आप इसके साथ में और अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत सारी बुक के लिंक आपको दे दूंगी, जो आपको मोटिवेट करेंगे कि मैं कैसे अपने आप को हमेशा हाई रखूं, कैसे अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करूं, और भी गोल्स हैं उनको कैसे मैं विजुलाइज करूं, और विजुलाइज टेक्निक से मैं कैसे इसको अपनी सक्सेस को इन्हांस कर सकूं, आगे बढ़ा सकूं, और बहुत हाई लेवल पे जा सकूं। इसके अलावा ये तो हो गया कि आप अपने आप को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, दो चीजें बताई। तीसरी होती है कोपिंग स्ट्रेटेजी। कोपिंग में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस आ गया लाइफ में, आप मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिकल किया, कुछ भी किया, उसका वो रिजल्ट नहीं आया जैसा आप चाहते थे, या कुछ ऐसा पेपर भेजा आपने, एकदम से वो रिटर्न आ गया, आप उसको लग रहा है कि कैसे होगा क्या होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको बहुत थिंकिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ता है, या बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कोपिंग मैकेनिज्म करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने आप को बहुत रिजिलियंट बहुत लचीला बनाना पड़ेगा। और अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके गाइड हैं, जो भी हैं, आपसे लगातार उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए कि मैं कैसे इसको बढ़ा सकती हूँ या मैं कैसे इससे बाहर आ सकती हूँ। ये नहीं आ रहा, आपको फ्री होकर के, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी सोच करके कि लोग क्या सोचेंगे, आपको जिसको आप सोचती हैं कि आपका जो भी गाइड है या जो भी सुपरवाइजर है या जो भी पर्सन है जो लगता है आपको कि आपको सपोर्ट कर सकता, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, जो आपको सही सलाह दे, उससे उस समय बात करिए। और ये होती है कोपिंग स्ट्रेटेजी, कि निगेटिविटी से आपको पॉजिटिविटी में ही रहना है हर समय, और बहुत ही लचीला रहना है। कोई चीज प्रैक्टिसिंग की, अगर ये अगर मेरा प्रैक्टिकल खराब हो गया या मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे खत्म। मैं दूसरे तरीके से ढूंढती हूँ, इसको थर्ड तरीके से करके देखते हैं, या मैं 10 लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो उससे आपको रास्ते मिलेंगे और आप चीजों को कोप अप करेंगे। सीकिंग हेल्प। अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चैलेंज को दूसरों से डिस्कस ना करें। आप सबसे डिस्कस करिए, फ्रेंड से, मेंटोर से, प्रोफेसर से, सपोर्ट्स के लिए कैसा भी, कि अगर फेलोशिप भी है तो मैं कैसे भर सकती हूँ, मुझे विदेश जाना है मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हो रहा है सर, हाउ कुड आई कंप्लीट दिस, मैं इसको कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ। आपको लगातार चीजों को बात करनी पड़ेगी, प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी, फ्रेंड से, सीनियर से, क्योंकि उन्होंने सीखा है। वो भी आज जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, उस स्टेज पे भी वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हैं।
तो वो उन चैलेंजेस को करते हुए पहुंचेंगे। तो आप अगर उनसे लेते हैं तो वो अपनी जिंदगी का निचोड़ आपको देते हैं, सार देते हैं। तो आप वैसे ही 10 स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के, अपनी जो वर्क कर रहे हैं उसके साथ में अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ध्यान दें और चीजों को बैलेंस करके चलें। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया कि आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग मॉर्निंग में जरूर सुननी चाहिए, 5-10 मिनट उठ करके सबसे पहले। आप पॉजिटिव पॉजिटिव लोगों को सुनिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सुनिए, जो भी आप सुनना चाहते हैं, जो भी प्रेयर करना चाहते हैं उसको करिए। जो आपकी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स जब आएंगे तो उनमें आपको उनसे ओवरकम करने में मदद करेगी। पैशन, रिसर्च में पैशन की क्यों जरूरत होती है? देखिए, जब मोटिव होगा एक्शन होगा, मोटिव होगा तभी पैशन होगा, तभी एक्शन होगा। जब तक किसी चीज का टारगेट नहीं होता है तब तक आप में उसमें पैशन नहीं डेवलप कर सकते हैं, और जब पैशन डेवलप करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। वो किसी चीज का पैशन हो, आप जिस एक्टर को एक्टिंग का पैशन पैशन होगा वो हमेशा हाइट पे जाएगा। जिसको रिसर्च का पैशन होगा वो अब्दुल कलाम बन जाएगा या भाभा बन जाएगा। अ, कुछ नहीं तो कहीं ना किसी स्टेज पे ऐसे आएगा जिस जो उसको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। इसलिए कभी भी और ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती, इसके लिए आपको कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ता है। इसी के लिए मोटिवेशन जरूरी है। मोटिव होगा तभी एक्शन होगा, और वो पैशन के साथ होगा। अगर आपको कोई एक टॉपिक मिला है, क्रूशियल है, और आप उस रिसर्च जर्नी को कर रहे हो, तो उसको अगर आप पैशन के साथ करोगे, आपका जो भी पैशन है, अगर आप जियोलॉजी के बच्चे को, आपको पैशन है जियोलॉजी का, आपको प्यार है, आपको अर्थ से प्यार है, आप माउंटेन से, आपको जेम से प्यार है, आप माउंटेन्स में काम करना चाहते हैं, आप बॉटनिस्ट हो, आपको प्लांट से प्यार है, आप प्लांट्स के बीच में रहना, नेचर के साथ में रहना पसंद करते हो, आप मैनेजमेंट के हो, आपको अच्छा लगता है कि आप लोगों की मदद करो, आप कैसे उनके लिए कुछ नए ऐसे निकालो कि आपके लोगों की लाइफ में चेंजेस आ सके। तो आपको रिसर्च को जब पैशन से और इंटरेस्ट से जोड़ते हो ना, तो वो आपकी रिसर्च एक अलग लेवल पे चली जाती है। फिर वो रिजल्ट रिसर्च जो होती है ना, वो अपने आप में अ, एक अलग इनोवेटिव इनोवेशन के रूप में निकल के आती है। और जैसे बहुत सारे आविष्कार इसी बेसिस पे हुए जब लोगों ने पैशन किया। आज हम साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से बड़ी कार, रॉकेट, इन सब में इसलिए पहुंचे पहुंचे हैं क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट को पैशन था काम करने का, रिसर्च करने का। उन्होंने पैशन के साथ काम किया, उन्हें कुछ सोसाइटी के लिए करने का पैशन था, तभी जाकर के वो एक लेवल की रिसर्च कर पाए। अगर वो सिर्फ ये सोच के रिसर्च करें कि हमें सिर्फ रिसर्च करनी है, मुझे, मेरा ये गोल है, मुझे रिसर्च कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद मुझे जॉब करनी है, तो वो एक लेवल पे रुक जाती। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैशन को जोड़ दिया। जब उन्होंने पैशन को जोड़ा तो वो रिसर्च उनकी बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच गई। पैशन, ये सारे वर्ड्स सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं कि पैशन होना चाहिए आपकी लाइफ में, मोटिव होना चाहिए, तभी आप मोटिवेशन होंगे। लेकिन इसको सस्टेन करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अकेले काम करेंगे, आप अकेले अपनी रिसर्च में लगे रहेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप थोड़े दिन के बाद आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। और मोनोटोनस लाइफ जो होती है, बहुत दिन तक आप सरवाइव नहीं कर सकते अगर आप मोनोटोनस लाइफ में हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी फील्ड को कम्युनिटी के साथ जोड़िए। अगर आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ जोड़ेंगे, आप फैमिली के साथ जोड़ेंगे, आप अपने सर्कल के साथ जोड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरी रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, या जो मैं रिसर्च कर रही हूँ ये, इसकी इंपॉर्टेंस आज 3 साल 4 साल बाद जब निकल के आएगी, तो ये जो हमारी सोसाइटी है इसको एक लेवल ऊपर हो जाएगा। तो जब आप ऐसे काम करेंगे, ये सोच के काम करेंगे, तो हमेशा आपका पैशन सस्टेन करेगा। आप एक कदम आगे चलेंगे, आप लोगों की को साथ लेके सोचेंगे, आप एक कम्युनिटी के लिए सोचेंगे। तो कभी भी आपका पैशन, आपकी मोटिवेशन कभी भी नीचे नहीं आएगी। तो हमेशा रिसर्च को, हमें जब भी आप रिसर्च में आए, ये आपका पर्सनल है, आप पेपर छापते हैं अपने पर्सनल नाम से छापते हैं, सब कुछ सब आपका होता है, लेकिन वो सोसाइटी से जुड़ जाएगा
तो वो हाई लेवल का हो जाएगा। तो जो भी टॉपिक है, जो भी चीज है, उसको एक बार सोचिए और देखिए कि मैं इसमें कुछ ऐसा करूं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को लेके हो, चाहे वो कम्युनिटी के अपग्रेडेशन को लेके हो, मैनेजमेंट में हो, सोशल साइंसेस में हो, किसी भी स्टडी में हो। हमेशा इस काम में एक ऐसा पैशन भी होना चाहिए कि हमें इसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। तो जब आप उस लेवल पे सोच के करेंगे, चाहे मॉडलिंग का काम, तो आप हमेशा हमेशा अपने आप को आप मोटिवेट पाएंगे, हमेशा मोटिवेट पाएंगे। इसके लिए आपको अलग से पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें आपको खुद ब खुद पुश करेंगी। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा लर्निंग, एक ये जो पीएचडी होता है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप जीरो से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 लर्निंग करते ही जाएंगे, और हमेशा रोज एक नई चीज ऐड करने की हैबिट होनी चाहिए आपको लाइफ में। जब आप ऐसे करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप अगर अपने रोज में अगर अपने को 0.1% भी इंक्रीज करते हैं। आज हमारे पास टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज मैं 2 लाइन पढ़ूंगी खाली पेपर की, बस। तो ये जो आपका कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, ये एक दिन आपको 3 साल 4 साल बाद जब आप अपना पीछे पलट के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा, आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि 4 इयर्स में मैंने जो जो सस्टेन किया है, जो कंटिन्यूअस लर्निंग करी है, इसने मेरे लेवल को कितना बढ़ा दिया, मेरे न्यूरॉन्स, मेरे ब्रेन को कितना आगे बढ़ा दिया। अब प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, मोटिवेशन क्या होता है, हम मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, रिसर्च में मोटिवेशन क्या होता है। अब क्रिएटिव और पॉजिटिव रिसर्च इन्वायरमेंट, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे आसपास जो है वो रिसर्च इन्वायरमेंट, जो वर्क प्लेस है, वो बहुत ही पॉजिटिव हो। और ये किससे बनता है? ये हम ही लोगों से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी का भी पेपर आया, कोई भी आया, हो सकता है 10 स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो उसको इनकरेज करिए, उसको और इन्हांस करिए। उससे ये होगा कि आपको भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ भाई, मुझे भी ऐसा पेपर छापना है, या मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी ऐसे ही रिसर्च करनी है। तो एक पॉजिटिव और क्रिएटिव वर्क प्लेस होना चाहिए, जहां पर आप हेल्थी डिस्कशन कर सकें। रेगुलेशन रोज रोजमर्रा में भी आप कुछ कुछ टाइम रखें, 5 से 10 मिनट, जब हम लोग साथ में ऐसा करेंगे, या एक पेपर उठा लिया, कोई बहुत अच्छा पेपर उठा लिया, कि वीक में हमारे यहाँ एक ऐसा पेपर, रिसर्च पेपर पे डिस्कशन होगा, इसमें क्या उन्होंने थ्योरीज डिस्कस करी हैं, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए। तो ऐसा वर्क प्लेस भी में भी ऐसी चीजें अगर हम ऐड करेंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि स्टूडेंट्स आपस में भी कर सकते हैं, कि अगर हमारे यहाँ 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 स्टूडेंट्स, हम एक पेपर उठाते हैं, हम सब इस पेपर को पढ़ेंगे, और फ्राइडे के दिन हम 2 घंटे रखेंगे इस पेपर के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में डिस्कस करके, कि हमें ये रिजल्ट मिला, हमने 5 लोगों ने इसको पढ़ा, 5 लोगों ने इसको इस ढंग से पढ़ा, अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, या हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करके जब हम करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा होता है, जो सबको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। रिसोर्स एसेसिबिलिटी, ये तो जैसे इसके पहले का आपने लेक्चर सुना कि रिसोर्स एसेसिबिलिटी गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम चलाया है। इसके साथ में फेलोशिप्स हैं, और लाइब्रेरीज हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, जिसके पास जो हो वो दूसरे से शेयर करे और डिस्कस करे, हेल्दी डिस्कशंस होना चाहिए। ये जो कम्युनिकेशंस होता है, कल्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, आप लोग आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ आए हैं। तो वो जब एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो जब डिस्कशन बढ़ता है, और जब हेल्दी वर्क प्लेस होता है, तो बहुत ज्यादा फिर मोटिवेशन नहीं हो करना पड़ता है। आपका मोटिवेशन, आपका पैशन सब एक साथ काम करता है, और आप समय से अपने सारे काम को कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये हो गया, अभी मैंने बताया जैसे। अब टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। मैंने कहा रिसर्च कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आपके पास एक 3 साल की टाइमलाइन होनी चाहिए, 3 साल की टाइमलाइंस के साथ में आपको 3 3 मंथ्स की भी टाइमलाइन होनी चाहिए आपके पास, कि मुझे कैसे शेड्यूल करना है, कैसे मेरा काम कंप्लीट होगा, मुझे कब फील्ड जाना है, कब मुझे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे मुझे लोगों से बात करनी है, मेरे मेंटोर से मुझे कब डिस्कशन करना है, मेरे डेटा को कंपाइल कैसे करना है। इसके साथ में आपको बहुत सारी लर्निंग्स भी करनी पड़ती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, उनको कब करना है। तो इसलिए टाइम शेड्यूलिंग बहुत जरूरी होती है, कि आप स्टार्टिंग में ही अपना टाइम शेड्यूल कर लें, कि मुझे 2 महीने में करना है,
3 महीने में करना है, अपने सीनियर से बात करके, अपने मेंटोर से बात करके कि ये कोर्स सर कितने दिन में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम कितने दिन में खत्म हो सकता है, मैं इसको कितने दिन में खत्म कर दूं, शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे करके आप इफेक्टिव अपना 2-4 दिन, 1 वीक दे करके एक शेड्यूल बनाएं पूरे साल का, कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, और उसी बेसिस पे अपने काम को करें। रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ में आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी होता है कि आप वर्क बैलेंस करके चलें। आपने अपना दिया है, ठीक है, 7 डेज अगर रिसर्च को दे रहे हैं, तो उसको ऐसे मैनेज, ऐसे बनाइए, आप अपना टाइम शेड्यूल बनाइए कि आप अपने लिए सोशल लाइफ के लिए भी समय रख सके। भले वो वीक का 1 डे हो या हाफ डे हो, पर सोशल लाइफ भी बहुत जरूरी होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत जरूरी होती है प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ में। कभी भी अगर आप बहुत ज्यादा ही वो रिसर्च करेंगे या उसमें नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी आप सिचुएट हो जाएंगे। तो इसलिए वीक में एक दिन आपको अपनी मेंटल हेल्थ, जो भी अच्छा लगता है आपको, आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको आउटिंग अच्छी लगती है, जो भी अच्छा लगता है आप उसके लिए हाफ डे जरूर निकालें। आप मूवी देखना अच्छा लगता है, तो उससे क्या होगा ना, आप सेचुरेट नहीं होंगे और आप एक बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट बना पाएंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो आजकल टाइम मैनेजमेंट को आपके आसान कर देते हैं, तो आप उनसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट बेस्ट है कि आप अपने आप को देखें, अपने मेंटोर से बात करें, अपने कोर्स को देखें कि मैंने जो रिसर्च टॉपिक लिया है इसमें कितने पार्ट होंगे, कितने प्रैक्टिकल्स होंगे, कितने सेशंस मेरे एग्जाम्स होंगे, मैं उसके हिसाब से कैसे इनको डिवाइड करूं कि मेरी मेरी सोशल लाइफ भी चले और मेरी ये लाइफ भी बहुत अच्छे से जाए। पीएचडी को बहुत 3 से 4 साल की जर्नी होती है। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक जर्नी की तरह लीजिए इसको, नॉलेजेबल जर्नी लीजिए इसको, बहुत बोझ की तरह मत लीजिए इसको। ऐसे सोचिए कि ये आप ने जो करने जा रहे हैं एक बहुत ही नोबेल कॉज करने जा रहे हैं, बहुत ही नोबेल वर्क है, और इससे आप बहुत ही कुछ बहुत अपने लिए भी करेंगे और साथ में अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, सबके लिए करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि स्किल्स डेवलप करिए अपने में। रिसर्च के साथ में, इसके साथ में कौन कौन सी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत होनी चाहिए। मोटिव, वही मैंने कहा, जब मोटिव होगा तभी एक्शन होगा, तभी पैशन होगा और तभी थिंकिंग होगी। आप जितने भी पुराने लोगों को देंगे देखेंगे, बहुत बड़े बड़े मोटिव लेकर के चलते हैं। जब आप बड़ा मोटिव लेके चलेंगे ना, तभी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग उतनी ही ज्यादा खुलेगी और उतना ही ज्यादा आप लोगों से, अपने मंटोर से, अपने गाइड से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से उतनी ही ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं थोड़े 2 या 3 एग्जाम्पल दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ही बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज, तो अगर प्रोफेसर बीरबल साहनी ने इतना बड़ा सोच ना रखी होती उस समय 1947 में, जब कोई भी सोर्स नहीं थे, हम तुरंत आजादी हुए थे, उस समय उन्होंने एक इंस्टीट्यूट को खड़ा करने की सोच रखी कि मुझे इंडिया में पेलियो बॉटनी का इंस्टीट्यूट बनाना है, जिसको उन्होंने एक बॉटनी के कमरे से शुरू किया था यूनिवर्सिटी में। तो वो उनकी सोच थी जो आज इतना बड़ा आपको इंस्टीट्यूट दिख रहा है। भाभा भाभा जी थे हमारे, जिनकी वजह से आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा हो चुका हुआ है। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो रिसर्च जो आप कर रहे हैं उसका मोटिव हमेशा क्लियर होना चाहिए। और जब मोटिव आपके साथ में सोसाइटी से जुड़ा होगा, तब यही रिसर्च आपका पैशन बन जाएगी और यही पैशन आपको खुद ही ड्राइव करेगा आपके ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। इसलिए हमेशा एटीट्यूड, कंटिन्यूअस लर्निंग का एटीट्यूड, कंटिन्यूअस मुझे लर्न करना है, मुझे भी सीखना है, पैशन है मुझे कि मुझे सीखना है। जब रिसर्च में ये सब चीजें आती हैं तो आप खुद अपने आप अपलिफ्ट हो जाते हो। आपके पीछे मोटिवेशन अगर अच्छा है, तो आपको फिर खुद आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। तो इसी के साथ ही मैं लेक्चर खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।
क्वेश्चंस है आप लोगों के? थैंक यू सो मच मैम। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कैन आई लीव? यस श्योर मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है मैम, तो ओके मीटिंग सेशन हम एंड अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। और कल का जो लेक्चर है वो, कल तो संडे है, मतलब मंडे के दिन जो आपका लेक्चर होगा, विल शेयर द लिंक बाय 10:15 AM, तो काइंडली ज्वाइन ऑन टाइम। थैंक यू।